देखिए, आज हम परागन किसे कहते हैं और परागन कितने प्रकार का होता है इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पुष्प के पुंकेसर के इस भाग को जो मैंने हरा किया हुआ है, इस भाग को हम कहते हैं पराग कोश। ठीक है। और ये जो पराग कोश है, इस पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। फिर से समझिए, जो ये पुष्प का हिस्सा है इसे बोलेंगे हम पुंकेसर। ठीक है। और इस जो मैंने हरा हरा किया हुआ है इसे कहेंगे आप पराग कोश। ठीक है। तो पुंकेसर के पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। और ये पराग कण या तो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे या किसी अन्य दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। इस प्रक्रिया को ही हम परागन कहेंगे। तो देखिए, इसकी परिभाषा किस प्रकार बनेगी। किसी भी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से, ठीक है, किसी भी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागन कहते हैं। ठीक है। देखिए, ये जो है पुंकेसर है, ये हिस्सा को पूरे को क्या कहेंगे हम? पुंकेसर। और पुंकेसर के कौन है? परागकोश है। इस परागकोश में क्या है? पराग कण है। तो इस कारण से हम परिभाषा किस तरह से देंगे कि किसी भी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का उसी पुष्प के या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम परागन कहेंगे। ठीक है। देखिए, इसकी परिभाषा आप यहां से लिख दीजिएगा कि पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? परागन कहते हैं। परागन आपका दो प्रकार से होता है, स्वपरागन या परपरागन। ठीक है। देखिए, अभी तक हमने जाना कि जो परागकोश है उससे परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, इसे ही हमने परागन नाम कहा। ठीक है। पर लेकिन ये जो परागन है क्या वास्तव में ऑटोमेटिकली अपने आप ही थोड़ी चले जाएंगे? इनके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। तो अब देखते हैं कि परागन के लिए आवश्यक माध्यम कौन कौन से रहेंगे। देखिए, इसमें परागन के लिए जो आवश्यक माध्यम है उसमें रहेगा पहला कीटों के द्वारा। कीटों के द्वारा। दूसरा है पक्षी के द्वारा, पक्षियों के द्वारा। तीसरा है वायु के द्वारा। और चौथा है जल द्वारा। और नंबर 5 है आपका जुफली द्वारा, यानी कि प्राणी परागन भी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है। देखिए, कीटों के द्वारा जैसे मधुमक्खी के में छोटे छोटे पैर पाए जाते हैं, उस पैर में क्या होते हैं? ये जो परागकोश है इसमें परागकण होते हैं। यहाँ पर जब आके मधुमक्खी बैठती है तो उसके पैरों से चिपक जाते हैं और ये घूमते फिरते टहलते टहलते जैसे ही वर्तिकाग्र के पास जाएगी तो वर्तिकाग्र पर चिपचिपा रहता है। इस कारण से ये इसके पैर से वो परागकण इसी पर चिपक जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से। और पक्षी के द्वारा और हवा के द्वारा कैसे? जैसे हमारे गाँव में गेहूँ बोए जाते हैं तो बहुत खेतों में बहुत दूर दूर तक गेहूँ ही गेहूँ रहते हैं। अब यदि किसी कीट के द्वारा परागन होगा वहाँ तो वो तो पूरा सीजन ही निकल जाएगा जब तक परागन नहीं हो पाएगा। तो जो हवा के माध्यम से जब ऐसे हिलती डुलती है पौधे तो वहाँ पर जो परागन होता है वो क्या होता है? वायु के द्वारा। और जलीय पौधों में जल के द्वारा परागन होता है। और जब हम किसी बगीचे में टहलते हैं तो जब हम हमारे हाथों के द्वारा इस प्रकार से किसी पौधों को हाथ घिसते हुए हमारे या टकराते हुए हम जाते हैं तो उस जो वहाँ जो परागन होगा वो आपका रहेगा प्राणी
संपरागन। देखिए, वैसे तो क्लास 10th में आपसे केवल सिर्फ इतना ही पूछता है कि परागन किसे कहते हैं। छोटी छोटी परिभाषा ये आपकी क्लास 10th में आती है। तो परागन किसे कहते हैं ये आपने अच्छे से समझा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि कोई भी पुष्प रहेगा उसके पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागन कहते हैं। शॉर्टकट में आप इतना भी लिख सकते हैं कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागन कहते हैं। ठीक है, तो अब आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये आप परिभाषा यहाँ से लिखिएगा परागन की।